जी, आ गए आप। आज कोई काम मिला? नहीं रीना, सारा दिन काम की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकता रहा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। हे भगवान, अब क्या होगा जी। आज मकान मालिक आया था। वो अपना 4 महीने का बकाया किराया मांग रहा है। वो कह रहा था कि अब वो हमारी एक नहीं सुनेगा, और अगर हमने कल सुबह तक उसका किराया नहीं दिया तो वो सब गांव वालों के सामने हमारा मुंह काला करके गले में जूते की माला पहनाएगा। हे राम, अब हम क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो काम नहीं मिल रहा, ऊपर से 4 महीने का किराया देना है। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? और अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो लाला सबके सामने हमारी इज्जत उतारेगा। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा होगा कि हम ये गांव छोड़कर ही चले जाएं। हमें आज रात ही ये गांव छोड़कर जाना होगा। इसके बाद विजय अपनी 5 साल की सोई हुई बेटी रिद्धि को गोद में उठाकर रीना के साथ निकल पड़ता है। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगती है, जिससे घबराकर रिद्धि जाग जाती है। बाबा, इतनी रात को इस जंगल से हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, तेरे इस गरीब बाप के कारण आज तुम दोनों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। आप ऐसा क्यों कहते हो जी? इसमें आपका क्या कसूर? वो इसी तरह बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी तेज बारिश होने लगती है। वो भागते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। अब हम कहाँ रहेंगे जी? यहाँ तो कोई ठिकाना नहीं है। हमारे पास तो बिस्तर तक भी नहीं है। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो देखो, मिल गया रहने का ठिकाना। वो तीनों सामने बनी एक छोटी सी गुफा में चले जाते हैं। आज रात हम यहीं सोएंगे। लेकिन हमारे पास कोई बिस्तर भी तो नहीं है जी। उसका भी कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। उस गुफा की कुछ दूरी पर एक कूड़े का ढेर होता है। विजय उस कूड़े के ढेर में से कुछ ढूंढता है। तभी उसे एक पिन्नी में बड़ी सी बोरी मिलती है। वो उस बोरी को लेकर आता है और उस गुफा के अंदर बिछा देता है। फिर तीनों उस बोरी बिस्तर पर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरा होते ही विजय काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसे उस दिन भी कोई काम नहीं मिलता। उधर गुफा में भूखी प्यासी उसकी बेटी और पत्नी उसकी राह देख रही होती है। कुछ देर बाद विजय लौट आता है। बाबा आ गए? पापा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप कुछ खाने को लाए क्या? हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और बहुत भूख भी लगी है। नहीं बिटिया, कहीं कोई काम नहीं मिला। तुम ठहरो, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। विजय खाना ढूंढने गांव के अंदर जाता है, जहां एक घर के बाहर बनी गौशाला में गायों के लिए कुछ बासी रोटियां डाली हुई थी। लेकिन गायें उन रोटियों को ना खाकर वहां रखी घास खा रही होती हैं। विजय चुपके से उन रोटियों को उठा लेता है और गौ माता से कहता है, ए गौ माता, मुझे माफ कर देना, हमें इन रोटियों की बहुत जरूरत है। वो बासी रोटियां लेकर गुफा में आता है और अपनी बेटी को खाने को देता है। बाबा, ये तो चबाई ही नहीं जा रही, बहुत सख्त है। बिटिया, बासी होने के कारण सख्त हो गई होंगी। ला, मेरे पास दे, मैं अभी से नरम बना देती हूँ। रीना उन रोटियों को पानी में डुबोकर रिद्धि को खिलाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। रात को वो फिर उस बोरी पर ठिठुरते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो जागते हैं तो फिर कुछ खाने की तलाश में वो पास में रखे कूड़ेदान में से खाना ढूंढने लगते हैं। वहाँ खड़े उस गांव के कुछ लोगों की नजर उन लोगों पर पड़ती है। वो उनको बोरी का बिस्तर और कूड़े में रोटी ढूंढते हुए देखते हैं तो उन गांव वालों को उन पर दया आ जाती है। वो सब इकट्ठे होकर उनके पास जाते हैं। उन सबको देख विजय उनसे कहता है, माफी मांगते हैं, हम अचानक से बिना बताए इस गांव में आ गए हैं। दरअसल हमारे ऊपर इतनी दिक्कतें आ गई थी कि हमें अचानक से यहाँ आना ही पड़ा। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। घबराओ नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। आप सब हमारे साथ आइए, हम आपको खाना देंगे। इसके बाद गांव वाले उनको अपने घर लेकर जाते हैं। फिर सब मिलकर उनके रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। साथ ही कुछ लोग उन्हें कंबल, बिस्तर तो कुछ खाने पीने और ओढ़ने पहनने को कपड़े देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम इस गांव में आए थे तो हम सब बहुत डर गए थे, लेकिन आप लोगों ने हमारी मदद करके ये साबित कर दिया कि अभी भी इस दुनिया में इंसानियत बाकी है। सचमुच आप सबका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तभी गांव का जमींदार उनसे कहता है, देखिए, मुझे अपने खेतों पर काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी चाहो तो मेरे खेतों में काम कर सकते हो। ये सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों जमींदार के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।
जबलपुर गांव में ठंड में गरीब काजल कुएं के पास बैठकर कपड़े धो रही थी। उफ, ये सर्द हवाएं, मुझे तो लगता है कि ये ठंडी हवाएं मेरी जान ही ले लेंगी। उस पर से ये कुएं का ठंडा ठंडा पानी। हो, सर्दियों में कपड़े भी जल्दी साफ नहीं होते, चाहे जितना मर्जी इन्हें रगड़ लो, ऐसा लगता है कि जैसे हाथ पैर जम ही गए हो। काजल के पिता मनमोहन बेहद ही गरीब थे। उन्होंने बड़ी मेहनत मजदूरी करके काजल को पाला था, इसीलिए वो दहेज में उसे कुछ भी नहीं दे पाए थे सिवाय 2 जोड़ी कपड़े के। देखते ही देखते दिसंबर का महीना शुरू हो गया और कड़कड़ाती ठंड ने सबकी हालत खराब कर दी। ले देकर उनके पास केवल एक झोपड़ी ही थी जिसमें काजल अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। एक दिन सविता राजू से कहती है, राजू बेटा, कल सारी रात काजल ठंड से ठिठुरती रही। ले, ये कंबल तू से दे देना और कहना इसे अपने पास ही रख ले। कंबल में पहले से ही बहुत छेद थे। अब नहीं माँ, ये कंबल तो आपका और बाबूजी का है। ले दे के यही एक कंबल तो है आपके पास, इसे आप दोनों ओढ़ लीजिए, नहीं तो आप दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बेटा, बहू अभी अभी नई शादी करके घर आई है। कल रात भी वो एक पतली चादर ओढ़े ही सोई थी। सारी रात बेचारी ठंड में कांप रही थी। ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर हमने उसका ख्याल नहीं रखा तो उसके माता पिता क्या कहेंगे कि हमने उसका ख्याल ही नहीं रखा। राजू ये कैसी समस्या में उलझ गया था, जहाँ एक तरफ उसके माता पिता थे तो दूसरी तरफ उसकी नई नवेली बीवी। वो सोच में डूबा ही हुआ था कि तभी काजल कपड़े सुखाकर आ जाती है। राजू का लटकता चेहरा और उसके हाथ में कंबल देखकर काजल उसकी सारी परेशानी समझ गई थी। अजी सुनिए, आप परेशान मत होइए, आप ये कंबल माँ बाबूजी को दे दीजिए। वो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें इस कंबल की ज्यादा जरूरत है। पर तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं इसी बात को लेकर परेशान हूँ? आपका लटकता चेहरा और आपके हाथ में ये कंबल देखकर। और वैसे भी सर्दियाँ हमेशा हम गरीबों के लिए मुसीबत ही लेकर आती हैं। आपको दुखी देखकर मैं समझ गई थी कि यही बात है। काजल, तुम कितनी समझदार हो, हम सबका कितना ध्यान रखती हो, और एक मैं हूँ जो तुम्हारे लिए एक कंबल भी नहीं खरीद सकता। आप दुखी मत होइए जी, और आपके माता पिता मेरे भी तो माता पिता हैं। इसके बाद राजू मजदूरी करने के लिए निकल जाता है और काजल भी काम निपटाकर बाहर धूप सेकने बैठ जाती है। इस तेज धूप से तो कितना आराम मिलता है। सर्दियों में तो ये धूप हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं। कुछ देर और सेक लेती हूँ, फिर रात में तो ठंड में ठिठुरना ही है। ऐसे ही शाम हो जाती है। रात में सब लोग खाना खाकर सो रहे होते हैं, तभी राजू काजल से कहता है, आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही है। सुना है पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। हाँ। वो बात कर ही रहा होता है कि तभी खिड़की का एक पल्ला टूटकर गिर जाता है। इस ऊपर वाले ने तो जैसे हम गरीबों पर अपना कहर ढाने का मन बना लिया है। पहले ही हमारे ऊपर कम मुसीबत है, जो और हमारी मुसीबत बढ़ा दी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अभी कोई इंतजाम कर देती हूँ। काजल अपनी चादर उस खिड़की पर डाल देती है। तभी रामदीन उससे कहता है, बहू, ये तूने क्या किया? तेरे पास एक ही तो चादर थी, उसे भी तूने खिड़की पर डाल दिया। बाबूजी, आपकी तबीयत वैसे भी इतनी खराब हो रही है, कहीं और खराब हो गई तो हमारे पास दवाई के लिए पैसे भी नहीं है। हमें माफ कर देना बहू, इस ठंड में हम तुझे एक कंबल तक नहीं दे पा रहे। बस आज रात की बात है बाबूजी, कल कंबल का इंतजाम हो जाएगा। पर रातों रात ये कैसे होगा बेटा? तेरी कमाई से तो हम सबको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, वही हमारे लिए काफी है। मैंने सुना है बड़े मंदिर के बाहर जो भिखारी रात में सोते हैं, उनको शहर से कोई सेठ रात में कंबल बांटने आते हैं। कल रात मैं भी वहाँ जाकर सो जाऊंगा। नहीं नहीं, आप इतनी ठंड में बाहर नहीं सोएंगे। लेकिन राजू उसकी बात नहीं सुनता और अगली रात वहाँ जाकर सो जाता है। सारी रात इंतजार करने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता। अगले दिन जब वो घर लौटता है तो उसका शरीर ठंड से कांप रहा होता है और उसे तेज बुखार होता है। अरे, आपको तो तेज बुखार है। मैं कल रात सारी रात मंदिर के बाहर बैठा रहा, लेकिन कल वो सेठ कंबल बांटने आया ही नहीं। हम गरीबों की तो किस्मत ही खराब है, और ये अमीर लोग तो अपनी सहूलियत के हिसाब से कंबल बांटते हैं। आप लेट जाइए, मैं तेल से आपकी मालिश कर देती हूँ। लेकिन राजू की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता और उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जाती है।
डॉक्टर के पास जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। कुछ दिन बीमार रहने के बाद एक दिन राजू की मौत हो जाती है और बेचारी काजल शादी के साल भर के अंदर ही विधवा हो जाती है। राजू के मरते ही उसके माता पिता की जिम्मेदारी भी काजल के कंधों पर ही आ जाती है। काजल के माता पिता के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी मदद कर पाते। काजल बेटा, तू भी हमारे साथ अब अपने घर ही चल। तू यहाँ अकेले पूरी उम्र कैसे गुजारेगी? नहीं पिताजी, मेरे लिए कंबल लाने की जिद की वजह से ही उनकी मौत हुई है। अब राजू के माता पिता मेरी भी जिम्मेदारी है और उन्हें ऐसी हालत में मैं अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। इसके बाद मनमोहन वहाँ से चला जाता है। काजल भी अपने सास ससुर के लिए खाना बनाने रसोई में जाती है। घर पे खाने के लिए बहुत कम राशन बचा है, मुझे कुछ भी करके काम तलाशना होगा। काम की तलाश में काजल अगले दिन सुबह शहर चली जाती है। शहर में वो देखती है कि सभी लोग गर्म कपड़े पहनकर घूम रहे होते हैं। फिर वो काम की तलाश में इधर उधर घूमती है। कई घरों में पता करने के बाद उसे एक घर में काम मिल जाता है। मेम साहब, मुझे काम की तलाश है, क्या मेरे लायक कोई काम है? हाँ, ठंड आ गई है ना, तो मुझसे घर का काम बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे एक काम वाली की ही तलाश थी। इसके बाद काजल उस घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन और कपड़े धोने का काम करने लगती है। चाहे बारिश हो या बर्फबारी, वो बिना छुट्टी किए हर रोज काम पर आती थी। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाने के बाद मेम साहब उसको 3000 रुपए तनख्वाह और एक मोटा कंबल देते हुए कहती है, काजल ये लो 3000 तुम्हारी पगार और ये मोटा कंबल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। वो क्या है ना, मेरे पति जबलपुर गांव का जो मंदिर है ना, वहाँ ठंड में गरीब लोगों को कंबल दान करने जाते हैं। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब थी तो वो तब से कंबल बांटने नहीं जा पाए। ये कंबल मैंने उसी में से तुम्हारे लिए रख लिया। वो कंबल देखकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? मालकिन, मेरे पति को इस कंबल की बहुत जरूरत थी। कुछ रोज पहले वो मंदिर के बाहर बैठकर सारी रात इस कंबल का इंतजार करते रहे, लेकिन ये कंबल उनको उस रात नहीं मिला। काश कि ये कंबल उनको उस रात मिल जाता तो आज वो जिंदा होते। उसकी बातें सुनकर मेम साहब की आंखें भी भर आती हैं और वो काजल को 3 कंबल दे देती है, साथ ही कुछ गर्म कपड़े भी दे देती है। वो सब देख काजल बहुत खुश होती है और शाम को घर आते वक्त अपनी पगार में से राशन और सास ससुर की दवाइयाँ ले लेती है। काजल की लगन और मेहनत देख उसके सास ससुर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो अपने सास ससुर को एक एक कंबल दे देती